तो ये जो शोरूम में गए थे, वो शोरूम के ओनर जो हैं वो हरप्रीत और वन्ना है, दोनों ही बिजनेस पर्सन हैं। तो हरप्रीत अपने बारे में बताता है कि उनके फादर और अंकल की एक छोटी सी शॉप थी। फेस्टिवल टाइम में जब और संडे को उनकी मदर और हरप्रीत जो थे वो जाते थे और शॉप में हेल्प करवाते थे अपने पेरेंट्स को। और वहाँ पे उन्होंने फिर वर्क करना तब स्टार्ट किया जब वो कॉलेज से पास हो गए। फिर वन्ना बताती है शोरूम की जर्नी, कि इस शोरूम को कब ओपन किया गया। कुछ सालों पहले आज से ओपन किया गया था। वन्ना जो थी वो ड्रेस डिज़ाइनर थी। ड्रेस डिज़ाइनर यानी कि फॉर एग्जांपल ये जो है ये ड्रेस डिज़ाइन की गई है कागज़ पे, और फिर उसको टेलर जो रहता है उसे गाइड कर दिया जाता है कि ऐसी ऐसी ड्रेस बनानी है। उन्होंने बताया कि लोगों का जो है वो टेस्ट चेंज हो गया है। अब लोग जो है वो रेडीमेड क्लोथ्स बाय करना चाहते हैं स्टिच क्लोथ्स के बजाय। ट्रेंड भी यही है, और इस कारण से हम जो है रेडीमेड क्लोथ्स को डिस्प्ले करके रखते हैं। और हम जो हमारे शोरूम के लिए जो चीज़ें बाय करते हैं वो बहुत सारी सिटीज़ से बाय करते हैं। मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, त्रिपुर जो है इंडिया में अच्छे जगह हैं जहाँ से लोग रेडीमेड क्लोथ्स खरीदते हैं और बाकी शहरों में बेचते हैं। कुछ मटेरियल जो है वो नोएडा और गुड़गांव जो कि टाउन्स है दिल्ली के आसपास, वहाँ से भी खरीदे जाते हैं। वो बता रहे हैं फॉरेन कंट्रीज से भी कुछ आइटम्स हैं उनके शोरूम में। और शोरूम को रन करना मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। आपको एडवर्टीज़मेंट बहुत करना पड़ता है, न्यूज़पेपर में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न पे, न्यूज़पेपर और रेडियो चैनल पे करना पड़ता है। साथ ही साथ ये जो बिल्डिंग है ये रेंटेड है जहाँ इन्होंने शोरूम का रखा है, लेकिन ये बाय करने का सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ पे मेन मार्केट है और जो लोग रहते हैं वो आसपास रहते हैं। साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि इनकी कमाई अच्छी है, तो वो कार और साथ ही साथ फ्लैट भी बाय कर रहे हैं जो कि अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में है, जो कि पास ही है। जैसे हरप्रीत और वन्ना की हमने स्टोरी सुनी और उनके शोरूम के बारे में हमने जाना, ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो शॉप ओन करते हैं बहुत सारे मार्केट में। कुछ शॉप छोटी होती, कुछ शॉप बड़ी होती, हमने जो देखा है। और जो बेसिकली देखा जाता है कि बिजनेस पर्सन जो रहते हैं वो खुद ही मैनेज करते हैं। अगर छोटी शॉप है तो वो ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय नहीं करते हैं, खुद ही काम करते हैं। लेकिन वन्ना और हरप्रीत का जो शोरूम है वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे वर्कर्स को, सुपरवाइज़र को, हेल्पर को कर रखा है। ये परमानेंट शॉप्स जो है इन्हें क्या किया जाता है, इन्हें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से लाइसेंस दिया जाता है। कुछ इस तरीके से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंदौर की, जो इसे नगर पालिका निगम भी बोला जाता है, वो लाइसेंस देती है। इसे बोलते हैं बिजनेस लाइसेंस देती है। वो 1 साल के लिए देती है और आपको हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है। आपको इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिलता है और साथ ही साथ आपकी जो डिटेल्स है, यानी कि आपका एड्रेस, आपकी कंपनी का नाम, आपका पर्सनल नाम क्या है, साथ ही साथ आप किस बिजनेस में डील करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स रहती है। साथ ही साथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये भी सेट कर लेता है कि मार्केट के कौन से दिन जो रहेगा छुट्टी रहेगी, क्लोज रहेगा। और ये जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में डिसाइड हुआ है कि वेडनेसडे को छुट्टी रहेगी, तो सब कुछ फिर अपना शॉप उस दिन बंद करना पड़ेगा। यूजुअली कुछ मार्केट्स में संडे रहता है, कुछ मार्केट्स में कुछ अदर दिन रहता है, और ये डिसाइड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करता है। इस मार्केट में छोटे छोटे ऑफिसेज भी हैं, शॉप्स भी है जो दूसरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे बैंक से कोरियर सर्विस और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं मार्केट में। अब ये जो है वहाँ से निकले और फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया में करे। क्यों? क्योंकि उन्हें जरी वर्क करवाना था उनकी ड्रेस पे, स्पेशल ओकेजन के लिए। स्पेशल ओकेजन यानी कि शादी हो रही है। तो उनकी कज़न एक निर्मला नाम की पर्सन को जानती थी जो गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है, टेलर का, और वो जो है वो जरी वर्क और एम्ब्रॉयडरी का काम कर सकती है। ये देखिए, जरी और एम्ब्रॉयडरी का काम कुछ इस टाइप से होता है। जरी का काम क्या होता है कि जरी का काम क्या रहता है कि एक कपड़ा है उसमें फिर पैटर्न्स और डिज़ाइन बनाते हैं मेटल के तारों से, और एम्ब्रॉयडरी में नॉर्मल धागे से ही एम्ब्रॉयडरी की जाती है। तो देखिए बहुत ब्यूटीफुल लगता है साड़ीज़ में, और दूसरे जो क्लोथिंग आइटम्स रहते हैं उनमें एम्ब्रॉयडरी का काम और जरी का काम खूब होता है। शहर में बस जो रहती है वो क्राउडेड रहती है, और हर स्टॉप पे ऐसा लग रहा था कि लोग चढ़ते ही जा रहे हैं और कोई उतर नहीं रहा है। लेकिन फैक्ट्री एरिया में जैसे ही पहुँचे वैसे ही सब उतरने लगे।
वहाँ पे। साथ ही साथ एक जगह पे उन्होंने देखा कि एक क्रॉसिंग पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। वो खड़े हुए हैं तो उन्हें समझ में आया कि ये लेबर चौक होता है। यहाँ पे डेली वेजेस लेबरर्स मिलते हैं जो कि जो ऑड काम रहते हैं वो करते हैं। डेली वेज लेबरर्स कैसे होते हैं, जिन्हें आप एक दिन के लिए 2 दिन के लिए पैसे देके एक दिन का काम करवा सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का घर बन रहा है तो हमें मेसन की ज़रूरत रहती है। मेसन का मतलब मैंने बताया था, मेसन क्या होते हैं, उन्हें हिंदी में राज मिस्त्री भी बोलते हैं। तो अगर कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है या फिर आपको सामान ट्रक से उतारना और अनलोड करना है, ले जाना उतारना रहता है, तो ऐसे वर्कर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो एक दिन के लिए आपके लिए आ जाएंगे, काम कर जाएंगे। अगर पाइपलाइंस डिग करनी है, टेलीफोन केबल के लिए, या फिर रोड बिल्ड करना है, तो ऐसे लोग हैं। ये कहाँ से आते हैं, ये सिटी में आते हैं। इस टाइप के कैजुअल वर्कर्स रहते हैं, इन्हें कैजुअल वर्कर्स बोला जाता है क्योंकि इनके पास कुछ खास स्किल नहीं रहती है। खुदाई का काम और ऐसे मेसन का काम जो कि सिंपल काम रहते हैं वो कर लेते हैं। लेबर चौक में ऐसे लोग बैठे रहते हैं। आप जा सकते हो, आपके हर शहर में, इनफैक्ट शहर की जगह जगह पे बहुत ज़्यादा लेबर चौक रहते हैं जहाँ पे आपको वेज वर्कर्स मिलते हैं। उनको डेली का मेहनताना आपको शाम को काम होने के बाद दिया जाता है और ये अपने टूल्स के साथ आते हैं, यानी कि जो कारीगरी के टूल्स है, जैसे ये अपने टूल्स के साथ जाए। ये पेंटर है, पेंट ये डेली बेसिस पे काम, तो अपने पेंट्स और पुताई का सामान लेके आए हैं। इस तरीके के ये काम करते हैं। कभी काम मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है इनको। फैक्ट्री में बहुत सारी वर्कशॉप्स थी। फैक्ट्री एरिया में जाएं तो वर्कशॉप्स थी। वहाँ पे क्या हो रहा था, बहुत सारे लोग थे वो काम कर रहे थे। एक रूम में गए तो स्विंग मशीन जो है उसमें लोग स्टिच कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस तरीके से स्टिचिंग हो रही है और स्टिच करके जो क्लोथ्स हैं जो बन रहे हैं उन्हें एक रूम में रखा जाता है। तो निर्मला से मिले वो, निर्मला ने बोला कि वो जरी वर्क करवा देगी और निर्मला जो है वो एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट में काम करती है, वहाँ पे एज अ टेलर। ये सपोज कर लीजिए ये निर्मला है। अब वो क्या कर रही है, वो जो है फैक्ट्री, उस फैक्ट्री में किस चीज़ का काम कर रही है, तो जो कपड़े बना रही है, वो स्टिच कर रही है, कपड़ों की सिलाई कर रही है, वो फॉरेन कंट्री के लोगों के लिए है, यानी कि यूएसए, यूके, जर्मनी और नीदरलैंड्स के लोगों के लिए है। तो यहाँ पे सपोज़ अगर फैक्ट्री है, इंडिया में कहीं फैक्ट्री है और यहाँ पे जो है यूएसए, यूके, ये ग्रीन में जो है वो नीदरलैंड है और ये जर्मनी है, के लिए काम हो रहा है। क्यों? यहाँ पे जो लेबर रहता है, यहाँ पे काम सस्ता पड़ता है, इसलिए यहाँ पे लोग करवाते हैं। यहाँ से जो प्रोडक्ट बन के जा रहा है तो हम बोलेंगे इंडिया ने एक्सपोर्ट किया, भारत ने एक्सपोर्ट किया। अगर भारत के पास, भारत में माल वापस आ रहा है कहीं से, किसी दूसरी देश से, सपोज चाइना से आ रहा है, तो हम बोलते हैं भारत ने इंपोर्ट किया। और उन गुड्स को हम क्या बोलते हैं, इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है, भारत ने इंपोर्ट किया, तो अभी हम क्या, एक्सपोर्ट। और इसलिए वो एक्सपोर्ट फैक्ट्री में निर्मला जैसी पर्सन काम करती है। निर्मला बताती है कि वो लॉन्ग आवर्स काम करती है और कौन से महीने, दिसंबर टू अप्रैल। उनका जो नॉर्मली डे स्टार्ट होता है सुबह 9 बजे होता है और शाम को 10 बजे तक काम करवाया जाता है। और वीक के 6 दिन, मतलब 7 दिन में से 6 दिन काम किया जाता है। और जब कुछ अर्जेंट वर्क होता है ना, तो 7 दिन काम किया जाता है। उसको एक दिन के 280 रुपीज़ दिए जाते हैं 8 घंटे काम करने के, और 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं जब वो ज़्यादा टाइम तक काम करती है। तो जून तक सारा काम ख़त्म हो जाता है, तब फैक्ट्री जो रहते हैं इनको छुट्टी दे देते हैं, इनको छोड़ देते हैं, इनको जॉब से निकाल देते हैं। तो बेसिकली ये 3-4 महीने के लिए ही काम रहता है, बाकी उसके पास कोई काम नहीं रहता है, तो वो दूसरे काम देखती है। तो निर्मला को निर्मला जैसे वर्कर्स को कैसे एम्प्लॉय कर रखा है, कैजुअल बेसिस पे। कैजुअल मतलब जब इच्छा हुई तब रख लिया, जब इच्छा हुई तब निकाल दिया, इस टाइप से रखा है। और उनको जो है अगर लार्ज ऑर्डर मिलते हैं किसी सीज़न तो रख लेते हैं, कभी सीज़न में काम नहीं होता है तो इन लोगों को, निर्मला जैसे लोगों को दूसरी जगह काम करना रहता है, काम ढूंढना पड़ता है। अब निर्मला की जॉब जो है वो परमानेंट नहीं है, कैजुअल है। ठीक है,
और यहाँ पे जो कंडीशन है वो भी अच्छी नहीं है। आप देखिए सुबह 9 बजे से रात की 10 बजे तक काम करवा रहे हैं, तो इंसान की लाइफ ही क्या बची। साथ ही साथ कभी भी उन्हें छोड़ने को बोल सकते हैं, और इस चीज़ को बोलते हैं कि जॉब सिक्योरिटी का न होना। यानी कि कभी भी आपको जॉब से निकाल दिया जाता है तब हम बोलते हैं कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आप कभी भी परेशानी में आ सकते हो। और साथ ही साथ अगर इनके साथ कोई बुरा व्यवहार करता है, चाहे बाकी वर्कर्स या मालिक या इनका कोई इंटरमीडिएट बॉस कर रहा है बुरा व्यवहार, तो भी इनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है अपने आप को बचाने के लिए। इनको बहुत लंबे घंटे काम करने पड़ते हैं, और इनकी डे और नाइट की शिफ्ट रहती है, और हर शिफ्ट जो है 12 घंटे की होती है, जैसे कि अधिकतर क्लॉथ मिल में होता है जहाँ पे कपड़े बना जाता है। हर 12 घंटे के बाद मशीन तो चलती रहती है और वहाँ पे दूसरा आदमी आ जाता है, वो अगले 12 घंटे करता है, और इस तरीके से इंटरचेंज होता है। ये 12 घंटे करेंगे, ये 12 घंटे करेंगे, ऐसे 2 पर्सन में ये शिफ्ट चेंज होती रहती है, और मशीन तो 24 घंटे चल रही है। अब ये मैं बता देता हूँ कि ये कॉल सेंटर का भी ज़माना है। कॉल सेंटर क्या है? कॉल सेंटर में काम करना एक नए फॉर्म का एम्प्लॉयमेंट है, और बड़ी सिटीज़ में होता है। कॉल सेंटर का बेसिकली काम क्या होता है? जो लोग रहते हैं, कस्टमर रहते हैं बाहर के, वो गुड परचेज़ करते हैं या फिर कुछ सर्विसेज लेते हैं, जैसे कि बैंक की सर्विस ले ली, टिकट बुक करने की सर्विस ले ली। तो उनके पास जो भी प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस आते हैं वो किससे पूछेंगे? अब बिज़नेस ओनर जो है, फॉर एग्जांपल अंबानी जी ने, मिस्टर अंबानी, धीरू भाई अंबानी तो नहीं, मुकेश अंबानी ने माल बेचा। अब वो तो लेंगे नहीं आपको जियो की सर्विस दी, जियो में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो कॉल सेंटर सेटअप कर लेते हैं, वहाँ से आपकी प्रॉब्लम्स और क्वेश्चन का सल्यूशन निकलता है और वो करते हैं। होता कैसा है कॉल सेंटर? बेसिकली एक बहुत बड़ा रूम रहता है जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, जिन्हें वर्क स्टेशन भी बोला जाता है। साथ ही साथ टेलीफोन सेट रहता है, और उन सुपरवाइज़र का भी एक कंप्यूटर स्टेशन रहता है जो कि बाकी सब कर्मचारियों को सुपरवाइज़ कर रहा है। इंडिया जो है मेजर सेंटर बन चुका है कॉल सेंटर का, और सिर्फ इंडियन कंपनीज़ के लिए नहीं, फॉरेन कंपनीज़ के लिए भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे देश में लोगों को इंग्लिश बोलना आती है, और साथ ही साथ वो कम वेजेस में भी काम कर लेते हैं। तो फॉरेन कंपनीज़ जो है उनके देश के कस्टमर को इंग्लिश में सोल्यूशन चाहिए रहता है, तो इंडियन लोग जो हैं उनको इंग्लिश में सॉल्व कर देते हैं प्रॉब्लम्स उनकी कॉल सेंटर के थ्रू, कॉल सेंटर में। और इनकी जो जॉब रहती है उसमें उन्हें सैलरी भी कम देनी पड़ती है। तो फॉरेन कंपनी की भी जीत होती है, और हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, हमारी भी जीत होती है। अब ऑफिस एरिया की बात करते हैं, सुधा की बात करते हैं। सुधा एक मार्केटिंग मैनेजर है, और वहाँ पे वो 5:30 बजे से पहले आने को बोला उसने। तो हमें लगा कि ये जो पर्सन है, ये जो बात कर रहा है, तो वो ऑटो रिक्शा से पहुँचे ताकि टाइम पे पहुँच जाए। उनका जो ऑफिस था वो टॉल बिल्डिंग्स के, ऑफिस एरिया जो था टॉल बिल्डिंग्स में था, और आसपास का एरिया भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में था। सुधा जो है वो मार्केटिंग मैनेजर है, जो कि उस कंपनी की है जो मैन्युफैक्चर करती है बिस्किट्स बनाती है। और करीब वो सुधा 50 लोगों को सुपरवाइज़ करती है, सेल्स पर्सन को। ये सेल्स पर्सन जो है जगह जगह जाके सिटी में शॉपकीपर के पास जाते हैं, उनसे ऑर्डर लेते हैं, और उनसे जो उन्होंने पेमेंट जो रहता है, उन ऑर्डर का सामान जो भिजवाया है उसका पेमेंट कलेक्ट करते हैं। तो उसने जो है सुधा ने 6 रीजन में डिवाइड कर दिया है पूरे की पूरी सिटी को, और हर रीजन के लिए एक सेल्समैन को 1 हफ्ते में भेजती है, और प्रोग्रेस चेक करती है और डिस्कशन करती है कि क्या उनकी सेल्स जितनी उन्होंने सोची थी उतनी हो रही है कि नहीं हो रही है। वो देर रात तक काम करती है और अलग अलग प्लेसेस को ट्रैवल करती है, अलग अलग सिटीज़ में जाती है। सुधा की सैलरी जो है वो रेगुलर सैलरी है, और वो परमानेंट वर्कर है, और लंबे समय तक काम का एक्सपेक्ट करती है कि वो काम करेगी उस कंपनी में। परमानेंट वर्कर के साथ साथ दूसरे बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि ओल्ड एज बेनिफिट हो गया। तो क्या होता है कि उसकी जो सैलरी है उसका एक छोटा सा हिस्सा जो है सरकार को जमा करवा दिया जाता है, और उससे वो इंटरेस्ट की अर्निंग
कमाती है। जब वो रिटायर हो जाएगी तो ये पूरा का पूरा पैसा जो रहेगा सरकार उसे दे देगी, ताकि वो बुढ़ापे में जब वो काम खुद नहीं कर पाएगी तो इन पैसों से अपना जीवन सम्मानपूर्वक जी पाए, अपने खर्चे खुद उठा पाए उस समय। साथ ही साथ उसे संडे को और नेशनल हॉलीडे को छुट्टी मिलती है और कुछ दिन भी छुट्टी मिल जाती है उसे। अब मैं आपको ये सेविंग वाला सिस्टम समझा देता हूँ कि किस टाइप से है। ये सारे जो है ये एम्प्लॉय है, ये काम करते हैं, इनकी इनकम जो मिलती है, इन्हें जो सैलरी मिलती है, उसका एक पार्ट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार को जमा कर देते हैं। भारत सरकार जो रहती है ये जो पैसा है ये इन्वेस्ट कर देती है बड़े बड़े बिजनेसेस में, और वहाँ बड़े बड़े बिजनेसेस में इन्वेस्ट करके जो उन्हें रिटर्न मिलता है वो पैसा जो है वो फंड में कलेक्ट करके जब ये लोग बूढ़े हो जाएंगे तब इनको उनके जितना जमा करवाया प्लस इंटरेस्ट सहित सरकार इन्हें दे देगी। ऐसा करेगी सरकार। और क्या बेनिफिट्स देते हैं, इससे मेडिकल फैसिलिटी की भी बेनिफिट रहते हैं कि कोई भी अगर कुछ एक्सपेंस आ जाता है कुछ अमाउंट तक, उसको या फैमिली मेम्बर को कोई बीमार पड़ गया, इल हो गए, तो वो छुट्टी ले सकती है, और साथ ही साथ जो मेडिकल के खर्चे हुए हैं, डॉक्टर की जो फीस आई है वो भी कंपनी बियर कर लेती है। और जब वो छुट्टी लेगी ना तो उसकी सैलरी काटी नहीं जाएगी उन छुट्टियों में जब वो बीमार पड़ रही है। तो इस टाइप के वर्कर्स को हम परमानेंट वर्कर्स बोलते हैं, परमानेंट या रेगुलर वर्कर बोलते हैं, जो ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रेगुलरली काम कर रहे हैं और इनको बहुत सहूलियत मिलती है। और इन्हें जो है सेम ऑफिस और सेम फैक्ट्री रेगुलरली वर्क करना पड़ता है। उन्हें पता रहता है कि वो कौन सा काम करने वाले हैं। जैसे कैजुअल वर्कर का हमने देखा कि कभी भी इन्हें बोल दिया जाता है कि आप छोड़ दो, ऐसे परमानेंट वर्कर को कभी भी ऐसे नहीं बोला जाता है, उन्हें कभी भी निकाला नहीं जा सकता है, उनके पास जॉब सिक्योरिटी रहती है। तो इस तरीके से हमने देखा है कि सिटी की लाइफ कैसी होती है और सिटी में रहने वाले अलग अलग तबके के लोग जो रहते हैं उनकी लाइफ कैसी रहती है।